हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम आंदोलन से जुड़े हुए टॉपिकों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने सामाजिक धार्मिक आंदोलन के तहत ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती तथा रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट एवं उनसे जुड़े हुए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हमने काफ़ी डिटेल चर्चा किया है। काफ़ी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला को हमने प्रस्तुत किया है। आज हम उसके आगे प्रार्थना सभा या प्रार्थना समाज तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी एवं एंग बंगाल आंदोलन के संबंध में आप लोगों को बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस टॉपिक से जुड़े हुए बहुत ही सेलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में लगभग बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इन टॉपिकों से बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उसे समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब हम समझ करके इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे तो हमें वो याद हो जाएगा। यहाँ रटने की नहीं बल्कि इसके कॉन्सेप्ट को समझिए और ये क्वेश्चन खुद ही याद हो जाएगा। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा जैसे आर्य समाज हुआ, थियोसॉफिकल सोसाइटी हुआ, रामकृष्ण मिशन, उसी तरह प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर की गई? महाराष्ट्र में की गई है। तो इसे हमें देखना है कि किसके द्वारा की गई है। तो महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, ये दो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रार्थना सभा के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया। और इन लोगों को जो है कि प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है, किसके द्वारा इनको उत्साह मिलता है, गाइडेंस मिलता है, तो वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे शॉर्ट में कहा जाता है, इन लोगों ने प्रार्थना समाज या प्रार्थना सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? महाराष्ट्र में की थी। और कहाँ पर की है? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में इन लोगों ने महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की, प्रार्थना सभा की। अब इसके अन्य जो सदस्य, यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि इसके अन्य सदस्य कौन थे? तो एमजी रानाडे, आरजी भंडारकर और नारायण चंद्रा वर्कर, आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, चार नामों को हमें याद रखना है। इनसे जुड़े हुए इन चार नामों को याद रखना है। चूंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं था, या प्रार्थना सभा का कौन सबसे प्रमुख व्यक्ति था। और ये याद रखना है कि प्रार्थना सभा का सबसे अधिक विकास जो हुआ वह महादेव गोविंद रानाडे के समय में हुआ। यानी कि ये संस्थापक सदस्य थे, लेकिन आत्माराम पांडुरंग के बाद ये इस सभा के अध्यक्ष एक तरह से बन गए, प्रमुख नेतृत्वकर्ता बन गए। और इन्हीं के नेतृत्व में प्रार्थना सभा का सर्वाधिक विकास हुआ। इसीलिए महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इनके विचार प्रार्थना सभा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा, लोगों ने काफ़ी लाइक किया। और इस प्रार्थना सभा का जो मेन उद्देश्य था वह था महिला उत्थान और विधवा पुनर्विवाह पर जोर तथा जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत आदि जो समाज में भ्रांतियां फैली हुई थी, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत तथा महिलाओं के प्रति जो एक नकारात्मक विचारधारा थी, महिला यानी कि उनका विवाह नहीं होता था विधवा होने पर, और दलितों के उद्धार तथा महिलाओं के पुनर्विवाह एवं महिला उत्थान से जुड़ा हुआ कार्य इस सभा यानी प्रार्थना सभा के द्वारा किया जाता था इन क्षेत्रों में। तो इसीलिए सुकरात कहा गया इन्हें महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली, काफ़ी ख्याति मिली, काफ़ी लोगों ने इनको लाइक किया, पसंद किया, इनके विचारों को ग्रहण किया। इसीलिए महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। आगे चल करके जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके राजनीतिक गुरु ये बने, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु जो है महादेव गोविंद रानाडे को ही माना। अब यहीं पर एक लगा हुआ क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महादेव गोविंद रानाडे किसके राजनीतिक गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो वह महात्मा गांधी के, मोहम्मद अली जिन्ना एवं महात्मा गांधी, ये दोनों के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये क्वेश्चन कभी कभी जरूर पूछा जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने ही गोखले को ऋषि कह करके पुकारा था।
यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि इन्हें ऋषि कह करके वे पुकारे थे। अब हम आते हैं कि प्रार्थना सभा के द्वारा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो किए गए, जो सभाएं, जो मिशन लाया गया, जो पत्रिका का संचालन किया, वो कौन था? तो रानाडे द्वारा विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का गठन किया गया। विधवा पुनर्विवाह की तरफ इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया और महिलाओं के उत्थान की तरफ इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो इसलिए विधवा विवाह के पुनर्विवाह के लिए इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन यानी संघ, एक सभा, एक संस्था गठित किए थे। और रानाडे के द्वारा ही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी या दक्कन शिक्षा समिति, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर बहुत जोर देना है आप लोगों को। ये दोनों संस्थाएं, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन तथा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी या दक्कन शिक्षा समिति, यानी कि जो प्रताड़ित वर्ग था, जो महिलाएं थी जिनकी शिक्षा पर लोग जोर नहीं देते थे, उनकी शिक्षा से जुड़े हुए ये कार्य किए, यानी कि लोगों की शिक्षा की तरफ बेहतर प्रयास करने के लिए इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। प्रार्थना सभा ने महिला उत्थान व विधवा पुनर्विवाह पर सबसे ज़्यादा जोर दिया और प्रार्थना सभा ने दलित उद्धार मिशन नामक एक संस्था का गठन भी किया। दलित उद्धार मिशन नामक, यानी दलितों के उद्धार के लिए इन्होंने दलित उद्धार मिशन नामक एक संस्था, एक मिशन पर इन्होंने कार्य किया था। और इसी प्रार्थना सभा के द्वारा ही सुबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था। ये विशेष में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि सुबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था की सभा के द्वारा किया जाता था? तो प्रार्थना सभा के द्वारा ही सुबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता था। अब आगे चल करके प्रार्थना सभा ने किस क्षेत्रों में कार्य किया? तो ये छुआछूत, जाति प्रथा और पर्दा प्रथा तथा समाज में जो भी प्रथाएं, जो भी कुरीतियां फैली हुई थी, उन्हें दूर करने की तरफ प्रार्थना सभा के जो सदस्य थे, खासतौर से महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, इन लोगों ने उल्लेखनीय कार्य किया। तो फ्रेंड्स, हालांकि अगर इसके बारे में काफ़ी डिटेल अध्ययन किया जाए, प्रार्थना सभा, आर्य समाज या जो भी संस्थाएं हैं, तो इसका काफ़ी डिटेल अध्ययन हम इतिहास विषय के तहत जब पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री और राष्ट्रीय आंदोलन, तो वहाँ काफ़ी डिटेल, काफ़ी डीप में इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ अभी हम चूँकि सामने कई परीक्षाएं उसको दृष्टिगत रखते हुए इन टॉपिकों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम कॉन्सेप्चुअल तौर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों को प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसमें से जो मुख्य क्वेश्चन हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, वो हमने लिख दिया है और इस पर हमने जोर दे करके आप लोगों को समझा दिया है कि प्रार्थना सभा की स्थापना महाराष्ट्र में 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे के द्वारा, और इसके आरजी भंडारकर तथा नारायण चंद्र बरकर 2 और इसके सदस्य हुआ करते थे। और इसका जो मेन कार्य था, दलितों उद्धार, विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा तथा जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, छुआछूत, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि को दूर करना था। और सुबोधिनी नामक पत्रिका इस सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई तथा विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का गठन किया गया। और एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सोक्रेटिस यानी सुकरात भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ। ये था प्रार्थना समाज और ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये क्या है थियोसॉफिकल? इसकी स्थापना सबसे पहले हम स्थापना और जो स्थापना करने वाले हैं तथा स्थान जहाँ पर यह स्थापित किया गया उसको अगर हम जानते हैं तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने में हमें आसानी होती है। यानी कि ये 1875 ईस्वी में स्थापित हुए, यानी कि 1867 के बाद, जब बहुत अंतराल नहीं है, इसी के जस्ट बाद, यानी कि 1875 में लगभग 8 वर्षों के बाद ही इस संस्था यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। लग रहा है इसके नाम से कि कोई ये अंग्रेजी शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया, अंग्रेजी संस्था है एक तरह से। और ये दिखाई दे रहा है कि यह कहाँ स्थापित की गई है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थापित की गई। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। और इसके जो संस्थापक लोग थे वह कर्नल HS एल्कॉट और मैडम P ब्लावटस्की, इस नामों को नहीं भूलना है। अभी आपके जो PCS RO की परीक्षा 2020 में हुई है 20 सितंबर को, उसमें ये क्वेश्चन सीधा आपको उठा लिया गया है मैचिंग करने के लिए। तो इसे आप इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत उठाए जाते हैं। हमने पूरा प्रयास करके आप लोगों को इसके सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं को प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है। हमारा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने में संकोच ना करें।
मित्र, सब्सक्राइब और लाइक करने में आपका कुछ डाटा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो वो हमें एक उत्साह प्रदान करेगा आगे आपके लिए ही कार्य करने के लिए। इसमें हमें जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो नए छात्र हैं, उनके लिए ही कार्य करने में हमें बड़ा उत्साह प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप हमें उत्साह और प्रदान करेंगे सब्सक्राइब और लाइक करके, तो आपको और भी अच्छी तरीके से और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रदान किया जाएगा और आप चयनित होकर के देश और समाज की सेवा करेंगे। तो आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। स्थापना इसकी 1875 ईस्वी में कहाँ की गई? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? अमेरिका में। और कर्नल एच.एस. एल्कॉट व मैडम पी. ब्लाउटस्की, दो व्यक्ति थे, कर्नल एच.एस. एल्कॉट और मैडम पी. ब्लाउटस्की। तो इन लोगों ने न्यूयॉर्क में ये संस्था स्थापित की और इस सोसाइटी के जो सिद्धांत थे, ये सोसाइटी स्थापित हो रही है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, लेकिन इसका भारत में इतना ज़बरदस्त इसकी मांग क्यों हुई, इसको इतना महत्व क्यों मिला? तो इसके लिए ये था कि इसकी जो सिद्धांत थे, इसके जो दर्शन थे, इसकी जो विचारधारा थी, इसका जो विचार था, वह बौद्ध दर्शन और ब्राह्मण ग्रंथों से प्रभावित था, जो यहाँ भारत में प्रचलित था। तो ये संस्था क्रिश्चियन विचारों से हट करके ये बौद्ध दर्शन और ब्राह्मण जो ग्रंथ थे, उन यानी कि वैदिक ग्रंथ जो थे, उनसे जुड़े हुए विचारों को, दर्शनों को लेकर के इस सोसाइटी में, इस संस्था में कार्य किया जाता था। इसलिए भारत से काफ़ी जुड़ाव में था। थियोफिस्टों का कर्म, जन्म, मोक्ष, पुनर्जन्म और निर्माण में विश्वास करते थे। जो थियोफिस्ट थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों का कर्म में, जन्म में, यानी कि जन्म, कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म और निर्वाण, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पुनर्जन्म, निर्वाण, कर्म, जन्म, मोक्ष और पुनर्जन्म, ये ब्राह्मण ग्रंथों से, वैदिक भारतीय जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ थे, जो विचारधाराएं थे, जो दर्शन थे, उससे जुड़े हुए ये विचार थे। और ये निर्वाण यानी कि बौद्ध ग्रंथों से, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। तो इन चीज़ों से ये लोग जुड़े हुए थे, ये लोग विश्वास करते थे। इसलिए कहीं ना कहीं यह थियोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय बौद्ध दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथों से प्रभावित था। इसीलिए लोग इससे जुड़े और इसीलिए यह भारत में भी इसको एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। थियोस प्लस सोफिया, यानी कि थियोसॉफिकल का अर्थ क्या होता है? थियोस प्लस सोफिया, इसका मतलब होता है कि थियोस मतलब होता है ईश्वरी और सोफिकल मीन्स होता है यानी कि सोफिया। थियोस यानी कि ईश्वरी और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, यानी ईश्वरी ज्ञान। एक तरह से ईश्वर है, नहीं है, क्या है, कैसे है, और जन्म, पुनर्जन्म और मोक्ष, निर्वाण, इस सब का ज्ञान यहाँ मिलता है। इसीलिए इसको यानी कि ईश्वर के संबंध में ही ज्ञान प्राप्त करना जो है, यह थियोसॉफिकल कहलाता है। तो 1879 में दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर, यानी कि जब वहाँ पर, चूँकि दयानंद सरस्वती जो है कि यहाँ वेदों की तरफ लौटो का नारा दिए थे, वैदिक धर्म से संबंधित जो भी बातें थी उसका ये प्रचार कर रहे थे। और ऐसे में जब इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों के बारे में इन्हें जानकारी मिली, तो इन्होंने 1879 ईस्वी में मैडम पी. ब्लाउटस्की तथा कर्नल एच.एस. एल्कॉट, जिनका पूरा नाम था कर्नल हेनरी एल्कॉट, हेनरी स्टील एल्कॉट। तो फ्रेंड्स 1879 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर, किसके आमंत्रण पर? दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर। चूंकि दयानंद सरस्वती के विचार, उनके आर्य समाज के विचार तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचार कहीं ना कहीं मैच कर रहे थे, इसलिए इन लोगों के विचारों को देखते हुए दयानंद सरस्वती ने 1879 ईस्वी में इन मैडम पी. ब्लाउटस्की एवं कर्नल हेनरी एल्कॉट को इन्होंने भारत आमंत्रण किया और ये लोग 1882 में भारत पहुंचे। यानी 1879 में इनको जब आमंत्रण मिला, किसको? मैडम ब्लाउटस्की और कर्नल एच.एस. एल्कॉट को, तो ये 1882 ईस्वी में भारत पहुंचे ये लोग। और ये लोग अपनी इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु मद्रास के निकट, कहाँ पर? मद्रास के निकट अड्यार में, अड्यार, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट किया गया है कि मद्रास के निकट अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक मुख्यालय स्थापित किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहा गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय तो कहाँ स्थापित हुआ? मद्रास के निकट अड्यार में स्थापित हुआ। आगे चल करके मैडम पी. ब्लाउटस्की की मृत्यु हो जाती है और 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु भारत आए। यानी कि
मैडम पी ब्लाउ ट्रेसी की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इस संस्था की प्रमुख बन जाती हैं और ये 1893 ईस्वी में इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु ये भारत आती हैं। भारत में इनका आगमन होता है और यहाँ पर आकर के ये भारतीय दर्शन, भारतीय विचार से काफ़ी प्रभावित होती हैं और भारत में ही ये रह जाती हैं। बनारस में ये अपना स्थान बना लेती हैं। बनारस में हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के काफ़ी मानने लगती हैं, उसी तरह का पहनावा पहनती हैं और बनारस में इन्होंने एक कॉलेज की भी स्थापना की थी जिसे कहा जाता था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। तो उस कॉलेज की यानी कि शिक्षा पर इन्होंने विशेष जोर दिया था कि लोग पढ़ें और धर्म तथा दर्शन के गहनतम बातों को, विचारों को लोग जानें। तो 1893 में एनी बेसेंट का भारत आगमन होता है, क्वेश्चन के रूप में है। आगे चल करके एनी बेसेंट ने 1898 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, जैसे कि मैंने बताया कि ये शिक्षा पर काफ़ी जोर दी। 1893 में ये आती हैं और 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये पूछा जाता है बार बार परीक्षा में, किसने स्थापित किया? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। कहाँ पर की जाती है? बनारस में की जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि बनारस में ये रह जाती हैं और काफ़ी दिनों तक यहीं से रह करके ये इस संस्था के विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। आगे चल करके 1898 में जो एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, उसी को आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि वहाँ पर एक बहुत बड़े शैक्षिक संस्था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कब स्थापित की जाती है? 1916 ईस्वी में। तो ये सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आगे चल करके एनी बेसेंट भारतीय आंदोलन से भी जुट जाती है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर इनका पूरा जोर होता है और दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें भी ये अपना सहयोग प्रदान करती और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ जाती हैं तथा यह प्रथम महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इस प्रकार फ्रेंड्स, थियोसॉफिकल सोसाइटी तथा प्रार्थना सभा से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, जिसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यंग यानी कि नवयुवकों से जुड़ा हुआ ये आंदोलन था। कहाँ पर था? बंगाल में था और इसकी टाइमिंग क्या थी? 1828 ईस्वी के लगभग। तो इस आंदोलन की प्रेरणा, यहाँ से 2-3 से 4-5 क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है यंग बंगाल आंदोलन से जो परीक्षा में उठाया जाता है। तो इस आंदोलन की प्रेरणा को ही पूछा जाता है बार बार कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा, इसको चलाने वाले कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरेजियो, हेनरी विवियन एसवी डेरेजियो, इसको शॉर्ट में कहा जाता था, यानी हेनरी विवियन डेरेजियो इस आंदोलन के प्रणेता थे। और ये थे क्या? ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे। यानी हिंदू कॉलेज में ये एक अध्यापन का कार्य करते थे, प्राध्यापक थे। और प्राध्यापक ही विचारशील, विचारवान व्यक्ति होता है। देश और समाज की समस्याओं, खासतौर से सामाजिक और धार्मिक समस्याओं पर इन्होंने अपने विचार रखे और उसके लिए यंग बंगाल आंदोलन इन्होंने चलाया। तो आगे चल करके इन्हें हेनरी विवियन डेरेजियो को ही प्रथम आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कब माना गया। यानी आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कब, जो राष्ट्र के प्रति जिनका समर्पण हो, राष्ट्र के प्रति जिनका लेख निकलता हो, राष्ट्र के लोगों को एकत्रित करते हैं, लोगों में राष्ट्रवाद जैसी भावना को ये भरने का कार्य कर रहे थे। इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कब माना गया। किसे? हेनरी विवियन डेरेजियो को। और ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े हुए थे। आगे चलकर इन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया, बंगाल स्पेक्टेटर का प्रकाशन किया था इन्होंने। यानी कि बंगाल स्पेक्टेटर किस संस्था से जुड़ा हुआ था? तो यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इसके प्रकाशनकर्ता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरेजियो थे। अब इस यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े हुए हेनरी विवियन डेरेजियो तथा प्रथम राष्ट्रवादी कब, ये क्वेश्चन पूछा जाता। और इनके द्वारा 2-3 संस्थाएं स्थापित की गई थी जहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाया गया है। इनके द्वारा स्थापित जो संस्थाएं थी मुख्य रूप से सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज और एंग्लो इंडियन सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट है, एंग्लो इंडियन सोसाइटी एवं बंगहित सभा तथा डिबेटिंग क्लब। ये दो संस्थाएं इनके द्वारा जो स्थापित थी, बंगहित सभा तथा डिबेटिंग क्लब, बंगहित सभा तथा एंग्लो इंडियन सोसाइटी, ये 3 संस्थाओं को कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि बंगहित सभा किसके द्वारा स्थापित की गई या डिबेटिंग क्लब किसके द्वारा स्थापित की गई। इसे आप लोग याद रखिएगा, बंगहित सभा तथा डिबेटिंग क्लब एवं सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज एवं
एंग्लो इंडियन सोसाइटी तथा लास्ट में एकेडमिक एसोसिएशन नामक संस्था हेनरी बेबियन डिवीजियो के द्वारा स्थापित की गई थी। तो फ्रेंड्स, अंग बंगाल आंदोलन से जुड़े हुए ये 2 4 5 क्वेश्चन। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो संस्थाएं हैं, जो व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए संस्थाएं एवं लोग थे, उसमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए अभी तक की जो संस्थाएं थी, जो लोग थे, जो सभाएं थी, और उसी कड़ी में कुछ छोटी संस्थाएं थी जो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रही थी। उनके बारे में भी, वे संस्थाएं कौन थी, उनके संस्थापक कौन थे, उन्होंने क्या कार्य किया, कब स्थापित हुई, किस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, तो इसको भी जानना आवश्यक है। इसमेमें तमाम छोटी छोटी हैं, जिसमें देखा जाए राधा स्वामी सत्संग या राधा स्वामी आंदोलन। तो राधा स्वामी सत्संग या राधा स्वामी आंदोलन 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था शिवदयाल सिंह या तुलसीराम, शिवदयाल सिंह तथा तुलसीराम के द्वारा आगरा में। कब किया गया था? 1861 ईस्वी में। ये बार बार पूछा जाता है, शिवदयाल सिंह और तुलसीराम। राधा स्वामी सत्संग आगरा में, और आगरा में दयाल बाग स्थित है। दयाल बाग में ही इस संस्था का मुख्यालय था, और सार वचन इस संस्था की मुख्य पुस्तक थी। ये पुस्तक हुआ करती थी सार वचन। सार वचन इस संस्था की मुख्य पुस्तक थी, और इसका जो संस्था के लोग थे, उनका जो मुख्य उद्देश्य था वह एकेश्वरवाद की स्थापना करना, एकेश्वरवाद को बढ़ाना था। नेक्स्ट हम चलते हैं धर्म सभा। बार बार पूछा जाता है। धर्म सभा 1829 ईस्वी में स्थापित हुई राजा राधाकांत देव के द्वारा, और कलकत्ता में स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के प्रतिद्वंदी के रूप में हुई थी। हिंदू धर्म से रूढ़िवादी विचारों को दूर करना भी इसका उद्देश्य था। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रह्म समाज के विरुद्ध, ब्रह्म समाज के प्रतिद्वंदी के रूप में किस सभा की स्थापना हुई, किस संस्था की स्थापना हुई, तो वह थी धर्म सभा, और ये थी 1829 ईस्वी। चूंकि 1828 में ब्रह्म समाज स्थापित हुई थी, और 1829 ईस्वी में राजा राधाकांत देव के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है देव समाज। देव समाज 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में स्थापित थी। जैसा कि आप देखेंगे, ये संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में, आगरा के क्षेत्रों में है राधा स्वामी सत्संग, तथा कलकत्ता में है धर्म सभा, और देव समाज जो है यह लाहौर में स्थापित है, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा है, और 1887 ईस्वी में। आप याद रख सकते हैं इस रूप में, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और 87 में जो है कि देव समाज की स्थापना होती है। कहाँ पर? लाहौर में, और किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। और इसका भी उद्देश्य क्या था? समाज जो कुरीतियाँ थी, जो छुआछूत था, जो जाति प्रथा थी, तमाम प्रकार की जो सामाजिक विषमताएं थी, उसको दूर करना इसका भी मुख्य लक्ष्य था। तो इसमें हमें मेन या मुख्य रूप से जो याद रखना, शिव नारायण अग्निहोत्री को, और 1887 ईस्वी में, चूँकि अब पीसीएस की परीक्षा में संस्थाओं के संस्थापक प्रमुख के साथ साथ उसकी सन एवं शताब्दी को भी पूछा कि कब स्थापित किए गए और किस क्षेत्र में इसने कार्य किया, तो ये लाहौर के क्षेत्र में स्थापित थी। नेक्स्ट इज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक संघ ये 1905 में स्थापित है, बहुत पूछा जाता है, और बम्बई में स्थापित है। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और इसका जो मेन कार्य था वह मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि की सेवा व सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इसका कार्य था। इसका नाम ही था भारत सेवक संघ, भारत माता मातृभूमि की रक्षा करना, सेवा करना। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक संघ की स्थापना 1905 में किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कहाँ पर? बम्बई में। नेक्स्ट है सेवा समिति। सेवा समिति की स्थापना जो है हृदयनाथ कुंजरू, ये भी पूछा गया। कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये इलाहाबाद में। यूपी से जुड़े हुए जब क्वेश्चन उठाए जाते हैं ऐतिहासिकल, हिस्टोरिकल, तो ये क्वेश्चन कई बार उठाया गया है पेपर्स में, यूपी ट्रिपल एससी में उठाया गया, एसएससी में उठाया गया है कि सेवा समिति की स्थापना कब की जाती है? 1914 ईस्वी में हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। और कहाँ पर? जो आज प्रयागराज कहा जा रहा है, यानी कि इलाहाबाद में। नेक्स्ट है सामाजिक सेवा संघ, सोशल सर्विस लीग। इसको भी बहुत पूछा जाता है। सामाजिक सेवा संघ यानी सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1921 ईस्वी में कहाँ पर? बम्बई में, और नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। इसका जो उद्देश्य था इस संस्था का, सोशल सर्विस लीग यानी कि सामाजिक सेवा संघ का, ये परिश्रम करके आजीविका प्राप्त करना तथा अपनी स्थिति को मजबूत करना, यानी कि ये स्वयं के परिश्रम पर जोर देते थे कि आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, मेहनत करके आप अपनी स्थिति को, लिविंग स्टैंडर्ड को, अपने जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसको आप पूरा करिए। नेक्स्ट है शारदा सदन, बहुत इंपॉर्टेंट और चर्चित है। शारदा सदन की स्थापना जो है पंडिता रमाबाई के द्वारा
कहाँ पर की गई थी? बम्बई में। पंडिता रमाबाई के द्वारा बम्बई में की गई थी और 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन आगे चल करके 1890 ईस्वी में इसे पूना में स्थानांतरित कर दिया गया। शारदा सदन क्या था? तो शारदा सदन एक विधवा आश्रम था। यहाँ विधवाओं को आवास दिया जाता है, विधवाएं यहाँ रहती थीं, रह करके अपना जीवन यापन करती थीं। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पर ईसाई धर्म का पाठ होने लगा था, यानी ईसाई धर्म के लोग यहाँ पर अपने प्रभाव को स्थापित करना प्रारंभ कर दिए थे। तो ये शारदा सदन पंडिता रमाबाई के द्वारा स्थापित था 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट संस्था की तरफ हम लोग चलते हैं, भील सेवा मंडल। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, भील सेवा मंडल ये 1922 ईस्वी में स्थापित किया गया किस बम्बई में, और अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भील सेवा मंडल के संस्थापक कौन है, यानी ठक्कर बापा इनको कहा जाता है। और इन्होंने ही सबसे पहले आदिवासियों को, जो आदिवासी हैं उन्हें जनजातीय नाम दिया था। ये क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि जनजातीय नाम किसने दिया सबसे पहले, तो यही भील सेवा मंडल के जो संस्थापक थे ठक्कर बापा अमृतलाल विठल दास ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा, जिन्होंने बम्बई में इस संस्था की स्थापना की थी। भील सेवा मंडल की कब की थी? 1922 ईस्वी में। इन्होंने ही आदिवासियों को जनजाति नाम प्रदान किया था। नेक्स्ट है पूजा सेवा सदन। पूजा सेवा सदन, इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? पुणे में। और जेके देवधर तथा रमाबाई, जेके देवधर तथा रमाबाई इस संस्था के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं संस्थाओं के संस्थापक से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, किस समय ये संस्था स्थापित की गई है। तो यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत उठाए जाते हैं। और आगे हम इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो इस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए अभी और भी तमाम संस्थाएं और महान व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो है कि पारसी सुधार आंदोलन, मुस्लिम सुधार, वहाबी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, ये सारे आंदोलन हैं। तो इसमें भी एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, हमारे प्रयास के लिए लाइक और सब्सक्राइब ना करें, तो हमारी अगली वीडियो में आप इसके आगे का पढ़ें। ओके, थैंक्स।